नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ये जो आप पोल्ट्री फार्म देख पा रहे हैं, ये बेहतरीन और ख़ास पोल्ट्री फार्म है जिसमें कि हम इसी इन्वायरमेंट कंट्रोल तरीके से जो है हम अपनी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो इस पोल्ट्री फार्मिंग की क्या खासियत है उसके बारे में बात करूँगा। अभी जैसे कि हम बाहर से आए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था और यहाँ पर हमको काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। आराम से यहाँ पर हम वीडियो बना पा रहे हैं। डिजिटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये जो है कंट्रोल कर पाता है और इसको सेंस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और इतना बड़ा जो 20,000 का आप लॉट देख पा रहे हैं, इसको 2 लोग ही सिर्फ मैनेज कर पाते हैं। इतनी लागत है, क्या इसको वर्थ कर पाता है? इसमें हम कितने बैच निकाल पाते हैं, इससे हम जो है सालाना कितनी अर्निंग कर पाते हैं। आप भी यदि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, क्योंकि इसमें हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग के पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा यहाँ पर जो ऑनर हैं उनसे। यहाँ पर 2 दोस्त हैं और उनके जो ये टीममेट हैं। तो अभी एक एक करके परिचय हम लेते हुए चलते हैं। हमारे जो किसान भाई, हमारे जो दर्शक, उनको अपना परिचय देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार पटेल है। मैं ग्राम भड़ीसार, जिला सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पटेल है और मैं इसी पोल्ट्री फार्म का पार्टनर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेश्वर। अभी सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की आप लोगों ने पढ़ाई करी हुई है, पास होने के बाद फिर आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग चली, उसके बाद फिर कब आपने इसको स्टार्ट किया उसके बारे में बताइए। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने 3 साल पहले ही हमने ड्रीम देखा था कि हमको पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, वो भी नॉर्मल ओपन फार्म नहीं करके एक हाईटेक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है बोल के। और इस पोल्ट्री फार्म का नींव हमने लगभग 1 साल पहले रखा था। लगभग आपका पिछले साल के आसपास हमने रखा था और इसके बारे में पूरा तैयारी किए, पता किए। उसके बाद मशीन कौन से कंपनी अच्छी रहती है, सब चीज़ हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहा और फिर इसका नींव डालना स्टार्ट किया। आज हम लोग को कम से कम 6 महीने हो गए पोल्ट्री फार्म चालू किए हुए और आज हमने इससे 3 लॉट सक्सेसफुल निकाल चुके हैं और 4था लॉट मेरा डला हुआ है, वो भी 6 महीने के अंदर में। जी बिल्कुल 6 महीने के अंदर मेरा 3 लॉट निकल चुका है और 4था लॉट आपका रनिंग में है। ये सिस्टम के बारे में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये जो इसी पोल्ट्री फार्म है, इसमें जो है ओपन से किस तरह से बेहतर है और ये क्या है इसी पोल्ट्री फार्म, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए दोस्तों, ओपन पोल्ट्री फार्म मतलब ऐसा है कि जैसे गर्मी में अपना चूजा का रेट सबसे हाईएस्ट रहता है और अच्छा प्रॉफिट भी हम ले सकते हैं। और ओपन फार्म में आप जैसे आपका फार्म का कैपेसिटी जैसे 5,000 का कैपेसिटी होगा तो आप उसमें 2,000 या 2,500 या 3,000 ही डाल सकते हैं। जैसे पानी आपके पास कम है तो आप ओपन फार्म नहीं चला सकते गर्मी के दिनों में। और इसी फार्म में क्या है, आप इसमें हम लोग ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कम पानी, कम जगह, कम स्पेस में भी हम यहाँ पे अच्छे से अच्छे मुर्गी डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें। जैसे इसमें जो फैन लगा हुआ है वो बड़े बड़े फैन आपका यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कूलिंग पैड लगा हुआ है और यहाँ पे अपना टेम्परेचर क्या है, हम लोग अपने बाहर के टेम्परेचर हम लोग कोई लेना देना नहीं है, अपने हम अंदर में ही बनाते हैं। तो मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा वही टेम्परेचर ही है, एनवायरनमेंट कंट्रोल। हाँ, एनवायरनमेंट कंट्रोल है। इसी पोल्ट्री फार्म का मेन मतलब ही है एनवायरनमेंट कंट्रोल। जी, तो अभी इन सिस्टम को हम समझते हुए चलेंगे एक एक करके, क्या है, कैसा है, एरिया क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तो ये एरिया के बारे में समझ लेते हैं कि इसको कितने एरिया में हमारा ये बना हुआ है। लगभग एरिया कम से कम 13,500 स्क्वायर फीट में मेरा बना हुआ है। फार्म का मेरा साइज 45 बाई 315 फीट है और इसमें मैं करीबन 20,000 मुर्गी पालता हूँ एक बार में। 20,000। अभी ये 20,000 है। हाँ, लेकिन ये 20,000 मुर्गी है। देखने से तो पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि फैलते हुए चला जाएगा, क्योंकि जी। अब ये आधा एरिया है। हाँ, और इधर पूरा एरिया फिर उसका जी। अभी हम इस सिस्टम को सबसे पहले हमारा जो मेन सिस्टम है उसके पास चलते हैं। और यहाँ पर फैन कितने लगे हुए हैं? यहाँ फैन मेरे 11 फैन लगे हुए हैं। जी, 5.5 फीट के आपके 11 फैन लगे हुए हैं यहाँ पे। जी। और इस फैन में जैसे अपने को कूलिंग चाहिए रहता है तो उसके लिए 66 फीट का आपका कूलिंग पैड लगा हुआ है जो अपना मेन टेम्परेचर कंट्रोल करता है यहाँ पे। और ये फ़ैन की काफ़ी मतलब बाहर से जैसे हम आ रहे हैं, बाहर अभी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री चला गया होगा और अंदर आकर के ठंडक महसूस हो रहा है। हाँ, तो वो सभी एक कूलिंग पैड के कारण ही है। एक साइड कूलिंग फैन लगा हुआ, उस साइड जो है फैन लगा हुआ। हाँ, कूलिंग पैड का ही है जी। और ये जैसे भूसा जो हम देख पा रहे हैं, ये अभी यहाँ पर नया बेचे से बिछ ही रहा है, तो ये हर बार चेंज करना होता है कि चल जाता है 1-2 बार? नहीं, हर लॉट पे चेंज करना पड़ता है। फार्म को पूरी तरह से नया बनाना पड़ता है हर लॉट पे। हर लॉट में
हर लॉट पे नया बनाना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि दोस्तों हमने बात ही करी इन्वायरमेंट कंट्रोल के बारे में, तो ये जो कंट्रोल है पूरा यहाँ पर होता है, ये पूरा सिस्टम जो है यहीं से हम पूरा इस फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में हम अभी भी सर से समझेंगे कि किस तरह से वो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। एक एक करके समझते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं फैन लिखा हुआ है, फैन है 1.2। तो आपने जैसे बताया 11 फैन इसमें हमारे टोटल लगे हुए हैं। तो आप किन किन सिस्टम को यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे अपने जो फ़ैन है वो टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे अभी अपना बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपन कूलिंग पैड को चलाते हैं। वो ऑटो में आपका रहता है कूलिंग पैड। उस हिसाब से यहाँ जो फ़ैन लगे हैं 11 फ़ैन, वो ऑटोमेटिक अपना मतलब जितना चलना है, जितना उनको टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है उतना यहाँ पे उठा देता है। अपन यहाँ पे पूरे ऑटो में रखते हैं अपना, जितने भी फ़ैन है, आपका कूलिंग पैड है, सर्कुलर फ़ैन है, वो सारे अपन ऑटो में ही रखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आए थे तब अभी वीडियो ही बना रहे थे, 3 फैन चल रहा था, और अभी आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों उधर 4 फैन स्टार्ट हो गए। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फैन अपने हिसाब से जैसे टेम्परेचर अपना अप डाउन होता है उस हिसाब से फ़ैन यहाँ पे उठाता है, वो अपने आप उठाता है। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अभी मुर्गी आपका 8-9 दिन का है तो उस हिसाब से कम फैन चल रहा है। उनको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। जैसे मुर्गी बड़ी होती है आपका 2 किलो 2.5 किलो के आसपास, तो उस हिसाब से आपका 11 के 11 फैन चलता है। उस टाइम टेम्परेचर काफ़ी कम चाहिए रहता है। हाँ, मतलब उस टाइम टेम्परेचर आपका 26 आसपास, क्योंकि मुर्गियों के हीट ही बहुत ज़्यादा उन लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। उनसे जो निकलता है गर्मी वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अंदर, तो उनको कम से कम 25-26 चाहिए। ओपन फील्ड में इसको गेन करना मतलब 26 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसमें हम आसानी से 45 डिग्री से अपने को 26 डिग्री लाना है बोलने से वो बहुत चैलेंजिंग फेस रहता है हमारे लिए। लेकिन अपने कूलिंग पैड इतने सारे जो मशीन लगे हुए हैं इसी के लिए होते हैं। अब आगे जैसे कि बात करें, जैसे कि इसमें कूलिंग पैड और ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे वही कंट्रोल है पूरा। बस वही कंट्रोल है। अपने फीडर के हैं, ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम लगे हुए हैं। ये जैसे अपन चलाते हैं फीडर तो ऑटोमेटिक फीडर चलता है। यहाँ पे आपका लाइट वाइट ब्रूडर, जैसे इनको जैसे आपका ठंडी दिन है तो वहाँ पे ब्रूडर चलाना पड़ता है हम लोग को, तो ब्रूडर के लिए भी ऑटो सिस्टम लगा हुआ है। तो फीड का भी हम लोग सिस्टम देखेंगे, फीड और ड्रिंकर का। और वाला जो सिस्टम है ये क्या कंट्रोल करेगा? ये हमारा पूरा लगा हुआ है कंट्रोलर, इसमें देख के अपन कंट्रोल करते हैं सारा। अच्छा, यहाँ से भी टेम्परेचर का है, लेवल का है, मिनिमम मैक्सिमम, पंप का लेवल, सारे चीज़ रिकॉर्ड अपन 40 दिन 50 दिन का जो भी टेम्परेचर का रिकॉर्ड देखना सारा इसमें आ जाता है अपना। सभी का कंट्रोलर यही मेन काम करता है इसी पोल्ट्री फार्म का। ये यहीं से बटन से अपने करते हैं, पूरा कंट्रोल यहीं से होता है। तो किसान भाइयों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जैसे कि ये तो पूरा इलेक्ट्रिक से ही चल रहा है, तो गांव में शुरू करते हैं, खेतों में जैसे शुरू करते हैं तो लाइट की दिक्कत होती होगी कई बार। तो हम इसको 24 घंटे लाइट चाहिए क्या, और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा? अब इसके लिए अपन पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ पे, और जैसे लाइट गोल हो जाता है तो इसके लिए अपन 35 किलोवाट का मतलब डीजी भी लगा के रखे हैं जो ऑटो काम करता है। लाइट जैसे ही गोल हुआ तो डीजी चालू हो जाता है अपने आप। इसके लिए अपने को 24 घंटे परमानेंट लाइट चाहिए। बिना लाइट का एसी फार्म आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लाइट बंद होने पे काफ़ी तेज गर्म हो जाएगा। हाँ, काफ़ी गर्मी होगा, उससे आपको लॉस हो सकता है, तो आपको डीजी वगैरह हर व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। बिना लाइट का है कुछ नहीं हो सकता। लाइट का अपने को 24 घंटे ज़रूरत पड़ता ही है। उसके बाद फिर अभी जैसे हम फीडर और ड्रिंकर की बात कर रहे थे जो कि ऑटोमेटिकली होता है, तो इसमें हम फीड डालते हैं। अरुण भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे फिर। फीडर भैया इसमें हम लोग डायरेक्ट ना 2 आदमी इसमें दाना को डाल देते हैं। दाना डाल के उधर से अपना मशीन से ऑटोमेटिक इसमें हम फीड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से चालू करते हैं, फिर जितना हमको चाहिए फीड उसके हिसाब से वो फीड चले जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 टैंक है, तो कितनी कैपेसिटी के टैंक है? 500 लीटर की टैंक है। और इसमें यहीं से जो है पूरा सप्लाई होता हाँ, पूरा पानी का सप्लाई, आपको दवाई देना है मुर्गियों को, जो भी देना है वो यहीं से सप्लाई होता है। एक में अपन दवाई मिक्स करते हैं, एक में आपका सादा पानी रहता है। ज़रूरत के हिसाब से उनको जो भी बीमारी वगैरह कैसे कुछ आ जाता है तो उसमें दवाई देने के लिए एक टैंक को रखते हैं हम लोग। जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि इसमें पानी कम लगता है हमारे ओपन के कम तुलना में, तो उसको कैसे बोला था, वो किस तरह से कम लगता है? देख पा रहे हैं कि इनके नीचे में एक छोटा छोटा निप्पल लगा हुआ है। मुर्गी इसमें चोंच डालेगी तभी पानी आएगा, नहीं तो वेस्टेज पानी इसमें कभी आता ही नहीं है। मुर्गी चोंच डालेगी तभी इसमें पानी आएगा। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है आपका निप्पल लाइन का। और जैसे कि ये दूसरा जो है हमारा भीगे ना करके ये हाँ, नीचे में आपका वो दे दिया गया है, इसमें चम्मच है उसका, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी आएगा नहीं, आपका लीटर गंदा नहीं होगा, तो आपका लॉट ख़राब होने का भी चांस है। ओपन फार्म में क्या होते हैं, यहाँ पे लीटर आपका गंदा होने का सबसे बड़ा पानी ही वो रहता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और फीडर और ये सारी डिस्टेंस जो है वो
पहले से कंपनी फिट मतलब हाँ, कंपनी का पूरा फिटेड रहता है सब। यहाँ आपका फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ सब चीज़ अब सिस्टमेटिक तरीके जैसे से। अगर हम चाहे तो कितने लेबर्स इसमें पूरा काम कर 2 लेबर से आप पूरा फार्म चला सकते हैं। हाँ, 2 लेबर से इतना बड़ा फार्म हम लोग चलाते भी हैं अभी। 20,000 पर हाँ, कर सकते हैं। मुर्गी थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद इसको ऊपर करते जाते हैं, थोड़ा उनके साइज़ के हिसाब से। तो अभी जैसे कि इसमें हम देखें पूरा पोल्ट्री फार्म को समझा, तो इसमें जैसे कि बात करें इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता है इसमें, जैसे डेली का खर्च क्या रहता है और इस स्ट्रक्चर में मेन हमारा कितना खर्च आ गया उसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें तो पूरे फार्म बनाने में लगभग हम लोग को 70-80 लाख के आसपास खर्चा आ गया है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन 70 से 80 लाख रुपए मेरा खर्चा आ गया है इसमें। और हर लॉट चलाने में कम से कम हम लोग को 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च और रहता है। एक हर बेच लॉट। को पूरा हाँ, हर बेच निकालने में हम लोग को 1 से 1.5 लाख रुपए, डीजल भूसा चेंज करना बार आपका सभी चीज़ का खर्च अगर मानेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम और खर्च आ जाते हैं हर लॉट में। और इसमें जैसे कि बात करें इसमें अर्निंग किस तरह से हो जाती है, एक बेच हमारे निकलने पे कितना रिटर्न इसमें मिलता है? अब इसमें हम लोग हर लॉट पे समझिए 40 से 45 टन प्रोडक्शन देते हैं। जी और अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चल रहा है, ये लॉट जो है सभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। उस हिसाब से हम लोग को कंपनी 10 रुपये पर केजी FCR के ऊपर पैसा देती है। जी। तो अपन 40 से 45 टन भी अगर निकालते हैं तो 4 से 4.5 लाख 5 लाख रुपए कंपनी अर्निंग देती है। अब जैसे FCR अपन किसी लॉट पे कम निकाल लिए तो उस हिसाब से पेमेंट थोड़ा सा 12-15 रुपये और मिल जाता है हम लोग को। तो लगभग मिनिमम आप साल भर का कास्टिंग जोड़ सकते हैं कि 5 लाख रुपए हर लॉट का मतलब मिल जाता है, खर्चा काट के 4 लाख रुपए बन जाता है आपका। और इसमें जैसे कि साल भर में बात करें हम कितना इसमें से कितने बेच निकाल सकते हैं? अब 6 लॉट तो कंफर्म रहता है, 6 लॉट निकल ही जाता है और 6 लॉट ही निकलता है, 6-7 ऐसा। और जैसे इसमें आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ही कर रहे हैं, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या अच्छी लगी या फिर जैसे पर्सनल करना चाहे कोई तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? अब पर्सनल तो हम लोग निकाले नहीं हैं, हमारा शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस ही चल रहा है। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या है, कंपनी दाना देती है, चूजा दे रही है, दवाई मेडिसिन जितने भी लगते हैं पूरे कंपनी का खर्च रहता है। गाइडलाइन भी मिल जाता है। हाँ, गाइडलाइन भी मिलता है, अपने को एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता है उसमें। तो प्राइवेट में क्या है, अपना रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। हर लॉट पे हम लोग को कम से कम 30 से 32 लाख रुपए खर्चा रहता है इसमें। तो इतना बड़ा फार्म बना के 30-32 लाख रुपए और खर्च करना और रिस्क लेना नहीं चाहते। मैंने कंपनी का सपोर्ट है तो ठीक है बोल के अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करते हैं। अगर जैसे खुद से करेंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी लेकिन रिस्क भी बढ़ते चले जाएगा। अर्निंग भी बढ़ेगी और रिस्क भी बढ़ता है। क्या है, आजकल के दौर पे चूजे का रेट और इतना 20,000 चूजा को बेच पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। तो अपन क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेस ही करते हैं। अब इसमें जैसे कि आप एक मतलब पास आउट एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने के बाद ही इसमें जैसे किया है, तो युवा जैसे हैं अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग को शुरू करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग और इस तरह का जो सेट आपने बनाया हुआ इसी फॉर्म का हो गया, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को और यंग? मैं तो किसान भाइयों से यही बोलूँगा अपने युवा दोस्तों को कि जिनको भी पोल्ट्री फार्म चालू करना है वो पहले अच्छे से पता कर लें, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खाली आप यूट्यूब पे देख के या मत करें, अपने से भी रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना पोल्ट्री फार्म चालू करें। कमाई जिसमें जितनी बड़ी कमाई रहती है उसमें उतनी बड़ी रिस्क भी रहती है। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है आपको, इतना जो इन्वेस्टमेंट? अब हम तो उस चीज़ के बारे में 5 साल 7 साल से पढ़े हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया है, तो हमको तो अच्छा ही लग रहा है ये पोल्ट्री फार्मिंग। इन्वेस्टमेंट हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट भी ठीक है जी और रिस्क भी उतना ही है सर। तो दोस्तों वीडियो में आपने पूरा देखा, इसमें हमने इसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पूरा समझा कि किस तरह से वो सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है और क्या हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है। यदि हम जो है वह ओपन जैसे कि नॉर्मली जो हम करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, तो उसमें भी हम कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, लेकिन उसमें जो है मोर्टेलिटी देखने को काफ़ी अधिक मिलती है। पर डे एक न एक बर्ड ख़त्म होते रहते हैं। इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है। इसमें हमारी जो है पानी की भी बचत होती है, लेबर की भी बचत होती है, क्योंकि 2 लोग ही इसको पूरा मेंटेन कर पाते हैं। और इसमें जो फीड का भी काफ़ी ज़्यादा बचत होता है, FCR काफ़ी कम आती है, जिसकी वजह से इसमें हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है।
तो इस तरह से यदि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर फार्मिंग करते हैं तो इसमें हमको 5 लाख रुपए हमारे बच जाते हैं। साल की बात करें तो इसमें हम 12 के 30 लाख रुपए हमारा जो है इसमें बच जाता है। यदि हम फ्रीलांस में करें, अगर हम जो है वो किसी कंपनी से टाइप ना करके खुद से करना चाहेंगे तो इसमें हमारे जो चूजे अगर 56 रुपये पड़ते, 56 रुपये हमारे पर चूजे पड़ते हैं, तो 20,000 चूजों के रेट लगभग 11 लाख कुछ आ जाएंगे, मतलब 12 लाख रुपए मान लेते हैं। और फीड यदि जोड़े तो 100 रुपये का एक चूजा खाता है, तो 20,000 चूजों का लगभग तो हमारा खर्च आ जाएगा। इस तरह से हमारा 20 उसका जोड़ लेते हैं, तो इसलिए 32 लाख रुपए जो है हमारा एक बेच में खर्च आ जाएगा। लेकिन इसको हम बेचने जाएंगे तो लगभग एक पीस जो होगा वो 2 से 2.5 केजी होगा, तो 110 रुपये भी मान कर चलते हैं, तो लगभग 200 से 220 रुपये इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको लगभग 45 लाख से 50 लाख रुपए के हम जो है वो चूजे बेच देंगे, मतलब तैयार होने के बाद। तो इस तरह से हमारा आराम से 14-15 लाख रुपए एक बेच से हम कमा सकते हैं। इसमें जैसे कि किसान भाई ने ही कहा कि आखिरी में कि इसमें रिस्क तो बहुत है, उतना ही रिटर्न भी है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो कम रिस्क हो जाता है और इसमें हमको रिटर्न भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह पूरा वीडियो था। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।